की उम्मीदें क्या हैं आज की एजीएम से आरआईएल की? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, दो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गुड रहेंगी मॉर्निंग सर। आज के गेम के आउटकम से। पहली चीज तो एक जो हमने एक एक जो समय से पहले और उम्मीद से ज्यादा वाला जो स्लोगन रिलायंस ने अपना लिया, आपका सीएनबीसी आवाज का स्लोगन चुरा लिया और ये अपनाया कि डेट फ्री होने में इन्होंने जो जो रफ्तार दिखाई है और जो क्षमता दिखाई है, उसके बाद ये सारे पैसे आने के बाद नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होने के बाद इसका अभी नया जन्म जो है वो किस दिशा में जाएगा और उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है उस पर एक्साइटमेंट ज्यादा होगी मार्केट की। एंड मार्केट ये भी बिलीव कर रहा है कि अब हमारे पास एक ग्लोबल प्लेयर में इन्वेस्ट करने का विकल्प हो गया रिलायंस इंडस्ट्री को लेके। तो रिलायंस जियो अगर उसमें से आता है, आईपीओ की तरफ पहल होती है, कुछ समय लगेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। और दूसरा जो सऊदी अरामको के साथ है, हो सकता है कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से ना भी आए, स्ट्रेटेजिकली भी अगर कुछ अनाउंसमेंट आता है हेमंत। एंड वीरू जो जिक्र कर रहे थे कि सऊदी अरामको का पिछले साल भी आपने शायद बोला पिछले साल इन्होंने इसमें छेड़ा था कि बहुत बातचीत जो है वो अच्छे खासे लेवल पे चल रही है। अब वो एक साल में इतनी काया पलट हो चुकी है ऑयल मार्केट की कि नेचुरली इस चीज को समय लग गया। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी आती है या एक टाइप भी अनाउंस होता है जहां पे रिलायंस की रिफाइनरी को अश्योर्ड बिजनेस सऊदी अरामको से मिलता है और सऊदी अरामको के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बेचने की एक क्षमता बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऑयल एंड केमिकल बिजनेस का जो विश्लेषण हम करते हैं जब भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में, उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। तो ये जो 7.5 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप हुई है, इसमें तो ज्यादातर जियो और रिटेल का ही समावेश है। सो अगर ऑयल एंड केमिकल वाले सेगमेंट से भी आपको पैसा आने लगता है या उसकी वैल्यूएशन री रेट होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें स्टॉक में चार चांद लगने की पूरी उम्मीद है। राहुल के टारगेट तो क्या, मतलब आप फिर डिस्कस करेंगे कि 2000 के बाद आपका टारगेट क्या है। आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है दीवान साहब, ये बताइए, हम तो उसमें इंटरेस्टेड हैं। और आपके दीवाने खास पिक भी दीजिए। हेमंत, रिलायंस के टारगेट के लिए सिर्फ 4-5 घंटे की देर है, एजीएम हो जाने दीजिए, पूरी तरह से उसका वो करके आपको बताएंगे कि अब क्या उम्मीद रखनी है और कहां तक इसमें आगे दौड़ने की जो जो क्षमता है वो आपने को साफ जाहिर हो जाएगी। बट माई सेंस 2000 का जो टारगेट हम लेके चल रहे थे, जब फेसबुक का पहला पड़ाव जब आया, जब फेसबुक ने 10% स्टेक लिया, वो तो ऑलरेडी आपके सामने है ही है। सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अब जहां तक आगे का वो सवाल है, उसमें जैसे नीरज ने बहुत बेखूबी से समझाया कि मैं इस पे बहुत तवज्जो इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूं कि रिटेल जियो को तो आपने डिस्कवर किया है, लेकिन जियो प्लेटफॉर्म में 8 अलग अलग बिजनेसेस हैं, एग्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। सो ये सब चीजें जब आपके सम ऑफ पार्ट्स की तुलना करना आप शुरू करेंगे, उनके ऊपर आंकलन उसका करना शुरू करेंगे, तो एक बहुत ही अलग इसकी वो बनेगी परिभाषा। सो उसको थोड़ा वेट करके करते हैं। बट आई एम श्योर जिनके पास शेयर है उनके लिए तो एजीएम एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा टू सी कि अब इसमें आगे चल के क्या उम्मीदें बनाई जा सकती हैं। जो मेरा आज का पिक मैं लेके आया हूँ, उसमें मैंने एक चीज देखी है हेमंत, जो आपने कुछ समय पहले ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में बात की। हर जगह एक वो बना हुआ है माहौल, दैट ट्रेडिंग का काफी चलन जो है वो इंडिया में बढ़ चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद इतनी बड़ी है, इनफैक्ट सेबी चीफ ने भी एक जगह कमेंट किया, न्यूज़पेपर में आया था 2 दिन पहले। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस फायदे में रहेगा, ये तो एक चीज है। बट ब्रोकरेज हाउस से ज्यादा जो फायदा रहता है वो होता है डिपॉजिटरी को, और उस लिहाज से मुझे लगता है सीडीएसएल का अगर आप शेयर देखें, और ये भी आईपीओ से आए हुए भाव से काफी नीचे तक आ गया था, थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, अभी भी इसमें प्राइसिंग पावर और ग्रोथ का जो वो विजिबिलिटी है वो सालों सालों तक दिखती है। और भी चीजें अगर डीमैट की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, जैसे अगर हमने ऑनलाइन डिग्री देना शुरू कर दिया, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल को आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को भी डीमैट करने की अगर वो एक विकल्प खड़ा होता है, तो इसमें कितने नए एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की चेंजेस जो आने में डायनामिज्म बहुत ज्यादा है स्पेस में। तो आई वुड बिलीव सीडीएसएल को लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो में रखें। इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख रहा हूं, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको बहुत बढ़िया वो दे पाएगा रिटर्न्स, और एक स्टेडी प्लेयर बन पाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस या इकोनॉमी की जो 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 पेस है
उससे कोई इसको ज्यादा आंच आने की उम्मीद नहीं। चलिए, ये थी बात CDSL की। तो आज की टॉप कन्विक्शन कॉल, अगर आप प्रकाश जी की सीरियल समझें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और गलत बात भी नहीं होगी। 297 के जोन में ट्रेड करता हुआ यहाँ पे अच्छा अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस सेक्टर पे हमने काफ़ी बात भी की है और हेमंत की टीम में अगर आप देखें 2020 में काफ़ी शामिल भी रहे हैं तमाम ब्रोकरेज स्टॉक्स भी। तो CDSL पे फोकस रहेगा आज टॉप कन्विक्शन कॉल। रिलायंस पे बात बहुत हुई और भी बात करनी बाकी है और आज का सेक्टर और इवेंट यही है, याद रखें, रिलायंस AGM। सेक्टर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स में इसका बहुत बड़ा वेटेज है। अब चलते हैं आशीष के पास। आशीष पर चलने से पहले एक बार आप निफ्टी IT इंडेक्स दिखाइए। निफ्टी IT इंडेक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद रखिए इस इंडेक्स में क्या खूबसूरत रिकवरी रही। 11,000 के लो से करीब करीब 16,000 की ट्रेजेक्टरी में इंडेक्स आ गया। TCS के रिजल्ट्स आपने देखे, नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री देखी, विप्रो के नंबर्स कैसे रहे। आइए पहले आशीष से समझते हैं और क्यों भाग रहा है ये सेक्टर इस ताबड़तोड़ तरीके से। आशीष, मॉर्निंग। ये बताइए विप्रो के नंबर्स कितने अच्छे रहे और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्यों नहीं आई, मतलब आगे का आउटलुक क्यों नहीं आया? देखिए, विप्रो के नंबर्स हैं तो कहने के लिए मिले जुले, पर विप्रो की तरफ से अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो स्ट्रीट खुश होती है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत रैंक अंडर परफॉर्मर रही है ये कंपनी। तो नंबर्स अच्छे हैं उस लिहाज से मैं कहना चाहूंगा। रेवेन्यू मोमेंटम हमारी उम्मीद से ज्यादा लूज आउट हुआ है। डॉलर आई में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6.5% का दबाव, 7.25% क्यू ऑन क्यू का प्रेशर देखने को मिल रहा है। पर एनालिस्ट जो है वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखते हैं। 7.5% की वहां पे रेवेन्यू डाउन हुआ है क्यू ऑन क्यू। और जो तमाम ब्रोकरेजेस थी वो 4.5 से 8% गिरावट फैक्टर इन कर रही थी। तो जो बैंड था उसके लोअर एंड पे आके परफॉर्मेंस आया है। तो रेवेन्यूज तो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, पर हाईलाइट है जो पॉजिटिव की मैं बात कर रहा था वो मार्जिन्स के फ्रंट पे परफॉर्मेंस। 17.6 से बढ़कर 19.1% पे मार्जिन आना, 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, जबकि सब मान रहे थे मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमारा खुद का मानना था 170 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स गिरेंगे। कहां गिरने की उम्मीद, कहां इंप्रूवमेंट आया कैसे? रुपए में कमजोरी का बहुत फायदा हुआ और दूसरा जो यूटिलाइजेशंस के चलते इंप्रूवमेंट जो उसमें आया उसने मार्जिन्स की मदद करी। इस कंपनी ने एक एक्विजिशन करा है ब्राजीलियन कंपनी का $22.4 मिलियन, यानी कि 170 करोड़ रुपए का। बेसिकली वहां पे डिलीवरी सेंटर सेटअप करने में आसानी होगी इस एक्विजिशन के जरिए। और जो कमेंट्री की आप बात कर रहे हैं, जो नए CEO साहब आए थियरी डेलापोर्ट, उनका कहना है कि मेरा सबसे प्राइमरी एजेंडा होगा इस कंपनी की प्रॉफिटेबल ग्रोथ। हाँ, लेकिन फिर भी कंपनी ने अगले क्वार्टर की गाइडेंस, जो हर अगले क्वार्टर की गाइडेंस देते हैं, इस बार फिर से नहीं दी है, यानी कि अभी भी आउटलुक को लेकर कॉशियस। इसमें हम आश्चर्य नहीं कर रहे हैं, गाइडेंस नहीं आना ठीक है, पर लेकिन अभी अभी CEO साहब आए हैं और उन्होंने आते इतना बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। आपकी नजर इन CEO के ऊपर काफी समय से थी, आप कह रहे थे बहुत पैसा इन्होंने इसीलिए नजर थी, सबसे तगड़ी सैलरी लेके जा रहे हैं, सबसे